और उसकी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाती है। गाइड बताती है कि उस व्यक्ति की पावर्स जिस स्पीड से बढ़ रही है वह पूरी तरह अबॉर्मल है। वह ग्रोथ सामान्य लिमिट्स से बहुत आगे निकल चुकी है, मानो वह किसी भी नोन रूल का पालन ही नहीं कर रही हो। दूसरी ओर ड्रेड स्पायर के मेंटल वर्ल्ड की गहराइयों में डार्क स्काई के नीचे एक विशाल और डिस्टॉर्टेड टावर खड़ा था। उसकी वॉल से भयावह रेड लाइट धड़क रही थी। टावर की फर्स्ट फ्लोर पर फैले सुनसान वाइट प्लेन्स में सूचन खड़ा था। उसे यहाँ लगातार 2 वीक्स हो चुके थे और इस दौरान वह लेवल 17 तक पहुंच गया था तथा लगभग सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर चुका था। उसकी स्टेटस विंडो उसके ग्रोथ को डिस्प्ले कर रही थी। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों में भारी इंक्रीज दिखाई दे रही थी। अब वह इस स्थान की ब्रूटल 10 गुना ग्रेविटी के अनुरूप पूरी तरह अडेप्ट हो चुका था। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने प्रकट होती है। क्लास प्रोफिशिएंसी इंक्रीज्ड। उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास ने अपना पहला स्टार प्राप्त कर लिया था। ये उसके स्किल्स में एक नए लेवल की मास्टरी का संकेत था। अपने सामने तैर रहे क्लास कार्ड्स को देखते हुए सूचेन समझ जाता है कि अभी किसी भी क्लास की एवोल्यूशन लिमिट नहीं आई है। कुछ देर सोचने के बाद वह नए प्राप्त स्टार को अपनी सबसे महत्वपूर्ण असैसिन एट्रीब्यूट में लगाने का निर्णय करता है, स्पीड। जैसे ही वह सिलेक्शन करता है उसकी स्टेटस स्क्रीन पर स्पीड स्टैट गोल्डन लाइट से चमक उठती है। अगले ही पल उसका स्पीड एट्रीब्यूट बढ़कर 740 पहुंच जाता है। इस लेवल पर उसकी गति एक ए रैंक असैसिन के बराबर मानी जा सकती थी। सूचन चारों ओर नजर दौड़ाता है। वाइट स्लोप्स पर 4 पर्पल स्टार्स जैसी चमक वाली पैंथर्स घूम रही थीं। वे स्टेलर लायनेसेस थीं। उनकी ग्रोल्स पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं और उनके फैंग्स चमक रहे थे। उनसे कहीं ऊपर एक ऊंची क्लिफ पर उनका रूलर खड़ा था, लायन किंग ओवरलॉर्ड। वह एक जागेंटिक बीस्ट था जिसकी पर्पल मेन रहस्यमय लाइट से चमक रही थी। सूचन मन ही मन स्वीकार करता है कि वह अभी तक इस फ्लोर के बॉस पर एक भी हिट नहीं कर पाया है। अचानक 2 स्टेलर लाइनेसेस अलग अलग दिशाओं से उस पर झपट पड़ती हैं। उनके जॉज पूरी तरह खुले हुए थे और वे हवा को चीरती हुई उसकी ओर बढ़ती है। लेकिन सूजन बिल्कुल काम रहता है। उसकी आइस में तीव्र चमक उभर आती है और उसी क्षण वह अपना स्पेशल स्किल सक्रिय कर देता है, फ्लैश गॉड। एक पल में सूचन धुंधली शैडो बन जाता है और उसके पीछे टेढ़ी मेढ़ी लाइटनिंग ट्रेल्स छूट जाती है। वह हमलावर बीस्ट्स के बीच से लाइटनिंग स्पीड से निकल जाता है। क्षण भर में वह लायन किंग ओवरलॉर्ड के सामने पहुंच जाता है। उसका हैंड चमकती हुई लाइटनिंग से भर जाता है और वह सीधे बॉस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक लगने वाला होता है, स्विश, विशाल लायन अचानक गायब हो जाता है और अगले ही पल लायन किंग ओवरलॉर्ड दूर स्थित एक ऊंची क्लिफ पर प्रकट हो जाता है। लायन किंग ओवरलॉर्ड हमेशा उस लायनेस के पास दिखाई देता था जो उस समय सूचेन से सबसे अधिक दूरी पर होती थी। मॉन्स्टर्स लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। वे हर पल सिचुएशन के अनुसार खुद को अडेप्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी मूल फॉर्मेशन कभी नहीं बदलती थी। सूचेन कुछ मोमेंट्स के लिए रुक गया और पूरे बैटलफील्ड का ध्यान से निरीक्षण करने लगा। उसे जल्दी ही एक पैटर्न समझ में आ गया। 2 लाइनेस हमेशा उसे क्लोज कॉम्बैट में उलझाए रखती थीं, जबकि बाकी 2 पीछे रहकर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करती थीं। और इस सब के बीच लायन किंग ओवरलॉर्ड हर समय मैक्सिमम डिस्टेंस बनाए रखता था। वह कभी सीधे बैटल में नहीं उतरता था, दूर खड़ा रहकर केवल सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता था। सूचन की आइज सिकुड़ गईं। उसे इस कावर्डली स्ट्रेटजी पर झुंझलाहट होने लगी। ओवरलॉर्ड खुद हाथ कंधे नहीं करता था और बाकी सबको आगे कर देता था। उसकी नजर उस शानदार पर्पल बीस्ट पर टिक गई। वह सोचने लगा कि आखिर उसके पास कौन सी क्लास या एबिलिटी है जो उसे इतना मिस्टीरियस और पकड़ से बाहर बनाती है। उसी समय एक और लायनेस बगल से उसकी ओर झपट पड़ी।
उसका शरीर स्टार जैसी पर्पल एनर्जी से चमक रहा था। लेकिन सुचेन ने अपनी नजर ओवरलॉर्ड से नहीं हटाई। उसने लाइटनिंग से भरा अपना हैंड आगे बढ़ा दिया। धड़ाम! उसकी फिस्ट सीधे लाइनस के चेहरे से टकराई और एक वायलेंट इलेक्ट्रिक सर्ज उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन अगले ही क्षण सुचेन समझ गया कि फिर वही पुरानी ट्रिक खेली जा रही है। उसका अटैक प्रभावी होने से पहले ही सिचुएशन बदल चुकी थी। जैसे ही वह फॉलो अप अटैक करने वाला था, लायनस एक ब्लैक पोर्टल में समा गई। एक पल में वह उसकी नजरों से गायब हो गई। अगले ही क्षण वह ऊंचाई पर लायन किंग ओवरलॉर्ड के ठीक बगल में प्रकट हुई, पूरी तरह सेफ और पूरी तरह उसकी रीच से बाहर। जैसे ही सूचन रुकता, दूसरी लायनस तुरंत अटैक कर देती। उसका उद्देश्य केवल उसे अगला स्ट्राइक करने के लिए उकसाना था। सूचन के शरीर के चारों ओर लाइटनिंग उग्र रूप से चमकने लगी। पावर लेवल इतना बढ़ गया कि उसके हेयर तक खड़े हो गए। अगले ही पल उसने लाइटनिंग जैसी स्पीड से लगातार कई स्ट्राइक्स किए। उसकी मूवमेंट्स इतनी तेज थीं कि येलो और पर्पल एनर्जी की ट्रेल्स पूरे हाइट प्लेन्स पर जाल की तरह फैल गई। ऊपर से देखने पर बैटलफील्ड पूरी तरह कैओटिक दिखाई देता था। हर तरफ पोर्टल खुल रहे थे और शैडोज लगातार अपनी पोजीशन बदल रही थीं। मॉन्स्टर्स एक पल यहाँ होते और अगले ही पल कहीं और। सूचन यह देखकर हैरान रह गया। पैंथर जैसी वे मॉन्स्ट्रस लाइनेस लगातार टेलीपोर्ट होकर उसकी रीच से बाहर निकल जाती। अचानक एक लाइनस ने अपने क्लॉ से सूचन के सिर पर अटैक किया, लेकिन उसने अपनी लाइटनिंग एनहांस्ड फिस्ट से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। तुरंत उसने लाइटनिंग ब्लेड से काउंटर अटैक किया, लेकिन उसका टारगेट फिर से गायब हो चुका था। उसका स्ट्राइक केवल खाली हवा को चीर सका। मॉन्स्टर्स लगातार आइसी स्लोप्स पर अपनी पोजीशन बदलते रहे। वे हर समय अपने टारगेट से स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस बनाए रखते थे। सुचेन ने फिर से अटैक करने की तैयारी की। उसकी नजर सबसे नजदीक मौजूद बीस्ट पर टिक गई, जो हवा में छलांग लगाकर उसकी ओर बढ़ रहा था। सुचेन पीछे हटने वालों में से नहीं था। अचानक वह एक्सप्लोसिव स्पीड से आगे बढ़ा। उसकी मूवमेंट के पीछे गोल्डन लाइटनिंग की टेढ़ी मेढ़ी ट्रेल छूट गई। उसने पूरी ताकत से डिसाइसिव स्ट्राइक किया, लेकिन ठीक अंतिम मोमेंट में मॉन्स्टर फिर से एक ब्लैक पोर्टल में समा गया और उसका अटैक एक बार फिर खाली स्थान पर जाकर रह गया। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। पैंथर जैसे मॉन्स्टर्स छलांग लगाते, टेलीपोर्ट होते, फिर अटैक करते और उसके बाद गायब हो जाते, मानो ये एक एंडलेस गेम हो। धीरे धीरे वे सूचन की स्टैमिना को खत्म कर रहे थे। वह हैवी ब्रेथ्स ले रहा था और स्वेट उसके चेहरे से टपक रहा था। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसकी वर्तमान स्ट्रेटेजी पूरी तरह यूजलेस साबित हो रही है। वह अपने रीच से बाहर रहने वाले एनिमीज को घूर रहा था। ऊंची क्लिफ पर लायन किंग ओवरलॉर्ड अब भी खड़ा था। जितना अधिक टाइम बीतता गया, सूचन उतना ही अधिक इरिटेटेड होने लगा। उसे लगने लगा कि वह बीस्ट वास्तव में उसका मजाक उड़ा रहा है। उसी समय उसके मन में एक आइडिया कौंधा। वह अचानक रुक गया और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी पर दोबारा विचार करने लगा। फिर उसने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, आखिर वह इन मॉन्स्टर्स को उनकी ही फास्ट पेस्ड बैटल में हराने की कोशिश क्यों कर रहा है। जैसे ही एक पैंथर तेज आवाज के साथ उसकी ओर झपटी, सूचन ऊंची छलांग लगाकर हवा में पहुंच गया। उसके चमकते क्लॉज उसके शरीर को बस छूने ही वाले थे, लेकिन वह बाल बाल बच गया। हवा में रहते हुए उसने डिसीजन ले लिया। उसी क्षण उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभर आई, क्लास चेंज इनिशिएटेड। ब्लू ग्लोइंग एनर्जी उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी और लाइट वेव्स उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपनी मेज क्लास का उपयोग करेगा और डिस्टेंस से ही उन सभी को नष्ट कर देगा। यदि एनिमी सामने आकर लड़ना नहीं चाहते, तो वह उन्हें मजबूर करेगा। उसका बॉडी धीरे धीरे बदलने लगा।
हवा में आइस फ्रैगमेंट्स बनने लगे और फ्रोजन क्रिस्टल्स उसके चारों ओर तैरने लगे। उसकी आइस का कलर बदलने लगा। येलो ग्लो गायब हो गई और उसकी जगह डीप आइसी ब्लू लाइट ने ले ली। ट्रांसफॉर्मेशन लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी सिस्टम की वॉइस गूंज उठी, क्लास स्विच कंप्लीट। अब सुचेन पूरी तरह बदल चुका था। वह फ्रॉस्टबोन किंग के रूप में खड़ा था। उसके शरीर पर शार्प आइसी आर्मर चमक रहा था और उसके सिर पर स्केलेटन जैसे विशाल फ्रोजन हॉर्न्स उग आए थे। उसके चारों ओर बड़े बड़े शार्प आइसबर्ग्स तैर रहे थे। उसके सामने फ्रॉस्टबोन किंग क्लास कार्ड प्रकट हुई। उसमें हाई स्पीड और मेंटल स्टैट साफ दिखाई दे रहे थे। यह फॉर्म डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था। उसकी मुख्य स्किल्स थीं फ्रॉस्ट स्पाइक और फ्रॉस्ट ब्लास्ट। अगले ही क्षण सूचन बैटलफील्ड के ऊपर ऊंचाई पर हवर करने लगा। उसने अपने हैंड्स फैलाए और दर्जनों शार्प आइस ब्लेड्स उसके चारों ओर प्रकट हो गए। थम! एक विशाल एक्सप्लोजन जैसी साउंड पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। जहां जहां आइस अटैक गिरते वहां वायलेंट फ्रॉस्ट एक्सप्लोशंस होने लगते। अटैक्स इतने पावरफुल थे कि कुछ ही मोमेंट्स में एक लोकल ब्लिजर्ड बन गई। ऊपर से सूचन सब कुछ काम एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसे विक्ट्री का सीक्रेट पता था। मेज क्लोज कॉम्बैट में कमजोर हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग रेंज पर पूरा बैटलफील्ड उन्हीं का होता है। अचानक लायन किंग ओवरलॉर्ड पेन से दहाड़ उठा। वह एंगर से ऊपर देखने लगा और उसकी आइस में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। वह ऐसे एनिमी से लड़ रहा था जिसे छूना भी संभव नहीं था। जहां जहां आइस गिर रही थी वहां पर्पल एनर्जी की स्पार्क्स फूट रही थी। सूचन के स्पेल्स की पावर इतनी अधिक थी कि वे टावर के फ्लोर तक को झुलसा रहे थे। सिचुएशन तेजी से बिगड़ने लगी। लायन किंग और उसके कंपेनियंस पीछे हटने लगे। वे डार्क पोर्टल्स की ओर भागने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि ओपन फील्ड में इस लॉन्ग रेंज स्पेशलिस्ट के सामने टिकना असंभव है। पूरे अरीना में पोर्टल्स खुलने लगे और मॉन्स्टर्स लगातार नई लोकेशंस पर टेलीपोर्ट होने लगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्राउंड पहले ही उसके अटैक्स के मार्क्स से भर चुकी थी और सुचेन उनकी मूवमेंट पैटर्न को काफी पहले समझ चुका था। वह धीरे धीरे अपना आइस कवर्ड हैंड उठाता है। उसकी फिंगर्स धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, मानो किसी इनविजिबल ऑब्जेक्ट को कुचल रही हो। असल में वह पूरे समय उन्हें कंट्रोल कर रहा था। उन्हें डैमेज पहुंचाते हुए वह पूरे पैक को धीरे धीरे अपने किल जोन में धकेल चुका था। अचानक लायन किंग ओवरलॉर्ड की आइज फैल गई। उसे ट्रूथ समझ आ गई। वह सीधे ट्रैप के बीचों बीच आ चुका था। फिर सूचन ने अपना सबसे पावरफुल स्पेल सक्रिय किया। एनिमीज के ठीक ऊपर एक विशाल ग्लोइंग आइस स्फीयर प्रकट हुआ। फ्रॉस्ट ब्लास्ट बॉम्ब। वह स्काई में किसी फ्रोजन मून की तरह दिखाई दे रहा था, इतना विशाल कि उसके नीचे मौजूद सभी मॉन्स्टर्स पूरी तरह फंस गए। एस्केप का कोई रास्ता नहीं था और सर्वाइवल की कोई संभावना नहीं थी। स्पेल के अंतिम फेज के साथ लगातार शॉक वेव्स नीचे गिरने लगी। उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि अरीना का एक भी कॉर्नर सेफ न बचे। नीचे लायन किंग ओवरलॉर्ड ने आखिरी बार पूरी ताकत से रोर किया। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक फ्रॉस्ट ब्लास्ट बॉम्ब अंदर की ओर सिकुड़ने लगी और अगले ही पल धड़ाम! ब्लू और व्हाइट लाइट का ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन पूरे क्षेत्र को निगल गया। टावर की फर्स्ट फ्लोर जोरदार ट्रेमर से हिल उठी और एक विशाल शॉक वेव पूरे अरीना में फैल गई। एक पल में सब कुछ वाइट हो गया। एक्सप्लोजन की पावर इतनी भयंकर थी कि कुछ मोमेंट्स के लिए पूरा बैटलफील्ड पूरी तरह साइलेंट हो गया। जब लाइट धीरे धीरे कम हुई, सभी लायनेसेस और लायन किंग ओवरलॉर्ड विशाल आइस पिलर्स में फ्रोजन खड़े थे। उनके बॉडीज पर क्रैक्स फैलनी शुरू हो चुकी थीं और आइस स्ट्रक्चर टूटने के कगार पर थी। लेकिन सूचन रुका नहीं। उसने तुरंत अगली क्लास स्विच सक्रिय कर दी।
आइसी एनर्जी गायब हुई और उसकी जगह डार्क डिमोनिक पावर फूट पड़ी। डार्क डिमोनिक एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही मोमेंट्स में वह लेवल 17 इन्फेनल राक्षसा फॉर्म में बदल गया। उसकी आइज के नीचे ब्लू मार्क्स चमक उठे और उसके हेयर खड़े हो गए। उसकी नजर जमे हुए बॉस पर टिक गई। उसके होंठों पर एक क्रूअल स्माइल उभर आई और उसने टीथ भींच लिए। अचानक स्काई से पर्पल लाइट की एक विशाल बीम नीचे गिरी। वह सीधा जमे हुए लायन किंग ओवरलॉर्ड पर आकर गिरी। भयंकर प्रेशर ने उसे ग्राउंड में धंसा दिया। ये था ट्रिपल कैटेक्लिज्म का क्रशिंग मूड। उसके रास्ते में जो भी आता डस्ट बनकर बिखर जाता। सुचेन ने अपना वेपन पूरी ताकत से घुमाया। डीप पर्पल एनर्जी की वेव्स चारों ओर फैल गईं। अटैक की पावर इतनी अधिक थी कि बचे हुए आइस फ्रैगमेंट्स और फ्रोजन कॉर्प्सेस भी हवा में उड़ गए। कुछ ही मोमेंट्स में पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। टूटे हुए आइस पीसेस धीरे धीरे ग्राउंड पर गिरकर स्थिर हो गए। डिस्ट्रक्शन के सेंटर में सूचन अकेला खड़ा था और उसका वेपन अब भी बची हुई एनर्जी से चमक रहा था। धीरे धीरे बॉस की सोल मिटने लगी। उसका बॉडी ब्लैक स्मोक की पतली स्ट्रीम्स में बदलने लगा। वह स्मोक हवा में उठता गया और फिर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस पूरी तरह गायब हो गया। फर्स्ट फ्लोर का सबसे बड़ा थ्रेट समाप्त हो चुका था। आगे का पाथ आखिरकार खुल गया था। सूचन धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां फाइनल स्ट्राइक हुआ था। उसकी क्लोक हवा में लहरा रही थी। उसके द्वारा बनाया गया फ्रोजन बैटलफील्ड अब आइस और पर्पल मेना की ग्रेवयार्ड बन चुका था। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस की फ्लड आ गई। उसका लेवल तेजी से बढ़ने लगा। 17, 18, 19 और देखते ही देखते वह सीधे लेवल 24 तक पहुंच गया। यह एक मैसिव इंक्रीज था। लेकिन इतना ही नहीं, उसे शानदार लूट भी प्राप्त हुआ। 4 फैंटम बोन्स और एक रेयर फैंटम हार्ट। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान तुरंत लायन लॉर्ड के कॉर्प्स की ओर चला गया। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभर आई। डिवॉर अवेलेबल। सूचन ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। वह आगे बढ़ा और अपना हैंड कॉर्प्स पर रख दिया। तुरंत एनर्जी फ्लो शुरू हो गया और उसने डिवॉर स्किल सक्रिय कर दी। डेंस मिस्ट कॉर्प्स के चारों ओर फैलने लगी। लेकिन सूचन केवल पावर प्राप्त नहीं करना चाहता था, वह उसके सीक्रेट्स भी जानना चाहता था। उसने प्रोसेस को और गहरा धकेला। उसकी इंटेंशन स्पष्ट थी, क्लास की ट्रूथ जाननी होगी। वह आंसर को सीधे अब्सॉर्प्शन के माध्यम से खींच रहा था। धीरे धीरे लायन लॉर्ड के बॉडी से उठती पूरी मिस्ट सूचन के भीतर समाने लगी। सब कुछ उसकी ओर खींचता चला गया। कुछ ही मोमेंट्स बाद ऐसा लगा मानो वह मिस्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब सूचन ने अपना हैंड खोला तो उसकी पाम पर एक नई कार्ड मौजूद थी, फैंटम लायन किंग। वह कुछ मोमेंट्स तक उसे ध्यान से देखता रहा, कार्ड की हर इंफॉर्मेशन को पढ़ता रहा। फिर अचानक उसके माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया। यह एक टेमर टाइप क्लास थी और उसी क्षण पूरी बैटल का सीक्रेट उसकी समझ में आ गया। लायन लॉर्ड ने कभी डायरेक्ट कॉम्बैट की प्लानिंग की ही नहीं थी। उसने पूरी बैटल अपने कंट्रैक्टेड बीस्ट्स के माध्यम से लड़ी थी। वह हमेशा खुद को पीछे रखता था और अपने मॉन्स्टर्स को आगे भेजता था। वह बैटलफील्ड को कंट्रोल करता था, टेलीपोर्टेशन को कंट्रोल करता था, पोजीशनिंग को कंट्रोल करता था और हर मूव को पहले से प्लान्ड तरीके से चलाता था। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से उसका बचना वीकनेस नहीं था, वह उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। सुचैन की नजर कार्ड पर लिखी एक स्पेशल एबिलिटी पर जाकर रुक गई, फोर्स बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट। केवल नेम पढ़कर ही उसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी जुड़ी हुई थी, डोमिनेंस। यदि किसी बीस्ट को अपने अधीन करना है तो उससे कहीं अधिक पावर और अथॉरिटी होना आवश्यक था। यदि यूजर पर्याप्त इन्फ्लुएंशियल न हो तो एबिलिटी फेल हो जाती। सूचन ने पूरी इंफॉर्मेशन को बिना किसी हेजिटेशन के स्वीकार कर लिया।
उसका माइंड पहले ही सोचने लगा था कि फ्यूचर में इस पावर का उपयोग कहाँ और कैसे किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह और विचार कर पाता, उसके आसपास की वर्ल्ड अचानक बदलने लगी। फ्रोजन बैटलफील्ड पिघलते हुए ग्लास की तरह टूटने लगा। आइसी ग्राउंड धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह एक एंडलेस डेजर्ट प्रकट हो गया। ड्राई विंड उसके चेहरे से टकराई। चारों ओर बिखरी बोन्स दिखाई देने लगी। वे पूरे बैरन लैंड में फैली हुई थी। सुचेन ने काम एक्सप्रेशन के साथ चारों ओर देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह क्या था। ये डेड स्फीयर की फर्स्ट फ्लोर का रियल फॉर्म था। अब तक जो कुछ उसने देखा था वह केवल एक इल्यूजन था। अब इल्यूजन टूट चुका था और उसके पीछे केवल डेथ और वॉइड बचा था। कुछ देर तक वह उस डेसोलेट वर्ल्ड को देखता रहा। तभी दूर कहीं से क्रैक जैसी एक तीखी साउंड सुनाई दी। उसने सिर उठाकर दूर देखा। होराइजन पर एक ऑरेंज पोर्टल धीरे धीरे खुल रहा था। उसके भीतर से स्टेबल लेकिन अत्यंत पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। सेकंड फ्लोर का पाथ आखिरकार प्रकट हो चुका था। सुचेन ने अपनी नजर उस पोर्टल पर टिकाई और उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला स्टेप उठाया, उसकी स्पाइन में अचानक कोल्ड शिवर दौड़ गई। कोई मौजूद था, कोई उसे देख रहा था। सुचेन तुरंत रुक गया। उसकी आईज तेजी से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने लगी। हर डायरेक्शन, हर शैडो, हर मूवमेंट। और फिर उसे वह दिखाई दिया। बहुत दूर एक विशाल बोन लाइक स्ट्रक्चर की शैडो के भीतर कोई खड़ा था और वह लगातार सुचेन को देख रहा था। उसकी पर्पल आइज अंधेरे में चमक रही थी। कुछ मोमेंट्स बाद एक वाइट लायन धीरे धीरे शैडो में दिखाई दिया। उसका बॉडी कांप रहा था और वह पूरी तरह इंजर्ड था। इतना वीक कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसका आधा शरीर विशाल बोन स्ट्रक्चर के बीच फंसा हुआ था, मानो उसे जबरन कैद करके रखा गया हो। सूचन की आईज सिकुड़ गई। एक जीवित बचा हुआ मॉन्स्टर। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी लाइटनिंग क्लास सक्रिय कर दी। लाइटनिंग एनर्जी उसकी आर्म में दौड़ पड़ी और क्रैकलिंग साउंड हवा में गूंजने लगी। कुछ ही मोमेंट्स में उसके हैंड में एक शार्प लाइटनिंग डैगर बन गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर स्टेप के साथ उसका इंटेंशन स्पष्ट था। जो भी बचा है उसे समाप्त करना होगा। लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होने लगा। कुछ ठीक नहीं था। लायन लॉर्ड तो पहले ही मर चुका था। फिर यह लायन अब तक गायब क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन उसके माइंड में कौन था और अगले ही पल उसे आंसर मिल गया। इसका केवल एक ही मीनिंग था। ये कभी लायन लॉर्ड के कंट्रैक्टेड बीस्ट्स का हिस्सा था ही नहीं। उसकी नजर थोड़ा नीचे गई और तब उसने उन्हें देखा। चेन्स। लेकिन वे सामान्य चेन्स नहीं थीं। वे स्टेलर चेन्स थीं। ग्लोइंग पर्पल एनर्जी से बनी चेन्स जो व्हाइट लाइन को कसकर बांधे हुए थीं। तभी ट्रुथ स्पष्ट हो गई। यह लाइन कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, इसे इम्प्रिजन किया गया था। सिचुएशन समझते ही सूचन का इंटेंशन तुरंत बदल गया। अगले ही पल वह लाइटनिंग जैसी स्पीड से आगे बढ़ा। लेकिन उसका अटैक लायन पर नहीं था। उसका टारगेट चेन्स थी। स्विश। लाइटनिंग ब्लेड चमकी। एक ही स्ट्राइक में चेन्स कट गईं। अगले ही पल स्टेलर चेन्स टुकड़ों में टूट गईं और उनकी पकड़ समाप्त हो गई। फ्रीडम मिलते ही व्हाइट लायन लड़खड़ा गया। वह कुछ मोमेंट्स के लिए ग्राउंड पर गिर पड़ा। इतने लंबे समय तक कैप्टिव रहने के बाद उसका बॉडी अचानक मिली फ्रीडम का अभ्यस्त नहीं था। लेकिन सूचन रुका नहीं। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह तुरंत पोर्टल की ओर चल पड़ा। चलते हुए उसके माइंड में एक थॉट आया। उसने उस लायन की आईज में जो देखा था वह पेन था, लॉस था और लोनलीनेस थी। यह लैंड कभी उसका होम रही होगी और अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस एम्प्टीनेस को सुचेन अच्छी तरह समझता था। शायद उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन इसके बावजूद वह नहीं रुका। सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण था और आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र बात था। वह लगभग पोर्टल तक पहुंच चुका था।
तभी अचानक उसके सामने पर्पल लाइट की एक फ्लैश उभरी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन हवा में प्रकट हुई। बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट डिटेक्टेड, सक्सेस रेट 100%। सूचन रुक गया। उसकी आइस नोटिफिकेशन पर टिक गई। जब कॉन्ट्रैक्ट की इनिशिएटिव स्वयं बीस्ट करता है तो सक्सेस निश्चित होती है। इसी वजह से सक्सेस रेट पूर्ण 100% दिखाई दे रही थी। कुछ मोमेंट्स तक वह चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके पीछे वही छोटा व्हाइट लायन खड़ा था। अब वह अपने पैरों पर स्टेबल दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप सुचेन को देख रहा था और बिना एक वर्ड बोले उसने अपना आंसर दे दिया था। उधर सुचेन की दृष्टि में एक नेम स्पष्ट रूप से उभर आया, लायन किंग लियो। वह पीस कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वेस्ट कर रहा था। दोनों के बीच कुछ मोमेंट्स तक गहरी साइलेंस छाई रही। डिसीजन अब सुचेन के सामने था, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। सुचेन ने व्हाइट लाइन की ओर देखा और शांत वॉइस में पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो? लायन ने धीरे धीरे अपना हेड हिलाया। उसका आंसर स्पष्ट था, हाँ। यह देखकर सुचेन ने फिर कहा, मैं डेविल टावर की हर फ्लोर पर विक्ट्री हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वहां के मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा डेंजरस होते जाएंगे। इस जर्नी के दौरान तुम इंजर्ड भी हो सकते हो और अपनी लाइफ तक गंवा सकते हो। क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो? व्हाइट लायन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसने बिना किसी हेसिटेशन के दोबारा अपना हेड हिला दिया। अब अगले सीन में देखते हैं कि सुचेन उस छोटे व्हाइट लायन की आईज में देखता है और उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय महसूस करता है। इसके बाद सुचेन धीरे से अपनी आईज बंद करता है और कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल की तैयारी शुरू कर देता है। और कुछ मोमेंट्स के बाद वह अपना आईज खोलता है। उसकी प्यूपिल्स में स्टार के आकार का सिंबल चमकने लगता है। सिस्टम घोषणा करता है कि कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया गया है और उनका पैक्ट अब आधिकारिक रूप से पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सिस्टम स्टेलर टेमर क्लास और स्टेलर पार्क्ड एबिलिटी की इंफॉर्मेशन दिखाता है। यह एबिलिटी फियर के प्रभाव से फोर्सड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में सक्षम होती है, लेकिन इसकी एक बड़ी कंडीशन भी थी। यदि मास्टर की मृत्यु हो जाए तो बीस्ट भी उसके साथ मर जाता है। इसके बाद दो पैसिव स्किल्स सक्रिय हो जाती हैं। पहली स्किल बीस्ट के स्टैट्स को बढ़ाती है और मास्टर तथा बीस्ट के बीच एक्सपीरियंस शेयर करने की अनुमति देती है। दूसरी स्किल मास्टर को बीस्ट विजन प्रदान करती है, जिससे वह खतरे के समय बीस्ट की आईज से देख सकता है। अंत में स्टेलर वॉर्प नामक एबिलिटी अनलॉक होती है, जिसकी मदद से वह टेलीपोर्ट कर सकता है या अपने बीस्ट को तुरंत अपने पास बुला सकता है। बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद सूचन मुस्कुराता है और कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। छोटा व्हाइट लायन उत्साह से उसके साथ उछलता हुआ चलने लगता है। जब वे फायर वॉर्टेक्स के पास पहुंचते हैं तो सूचन व्हाइट लायन को एक महत्वपूर्ण रूल बताता है। लड़ाई के दौरान उसका केवल एक ऑब्जेक्टिव होगा, किसी भी कीमत पर जीवित रहना। ये कहकर सुचेन आग के द्वार के भीतर प्रवेश कर जाता है। अगले ही पल वे एक विशाल अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचते हैं, जहां चारों ओर रॉकी माउंटेन्स थीं और पिघला हुआ पत्थर तथा तरलाक के विशाल स्तंभ लगातार बह रहे थे। भीषण हीट महसूस करते हुए सुचेन कहता है कि टेम्परेचर इतना अधिक है कि उसे लगता है मानो उसका बॉडी पिघल जाएगा। उसी समय पीछे व्हाइट लायन लावा पर हाथ डाल रहा होता है, जबकि उधर सुचेन स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि आगे उनका सामना किससे होने वाला है। तभी लावा के पास अचानक हलचल होती है, जिससे व्हाइट लायन डर जाता है और डर से उछल पड़ता है। उसी क्षण एक तेज लाइट फूट पड़ती है। सुचैन के इंस्टिंक्ट्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और उसकी आइस लाल चमक उठती है। वह एक भयानक खतरे को महसूस कर लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक तेज अटैक उसके चेस्ट में आकर लगता है। अगले ही पल सुचेन वास्तविक दुनिया में अपने बेड पर अचानक उठ बैठता है। वह तेजी से ब्रीदिंग कर रहा था और अपने चेस्ट को पकड़े हुए था। उसे एहसास हुआ कि वह तुरंत मारा गया था
और अपने अटैकर को देख भी नहीं पाया। इतना जरूर स्पष्ट था कि उस मॉन्स्टर की शक्ति नाइटमेयर लेवल की थी। मौत के उस भयावह अनुभव से अभी भी कांपते हुए सूचन सोचने लगता है कि टावर की दूसरी फ्लोर पर आखिर कैसा मॉन्स्टर रहता होगा। तभी बाहर से उसकी बहन सूयन की वॉइस आती है। वह बताती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है और उसकी आवाज सुनते ही सूचन के थॉट्स टूट जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सूजन एक शानदार ब्रेकफास्ट के सामने बैठा था, जिसमें मीट और ताजे फ्रूट्स शामिल थे। वह सुयन से कहता है, जो अपना बैग तैयार कर रही थी, कि उसने जरूरत से ज्यादा खाना बना दिया है। टोस्ट खाते हुए सुयन उसे डिशेस धोने और कपड़े सुखाने की याद दिलाती है। सूचन अपनी बहन को देखता है जब वह शूज पहन रही होती है और पूछता है कि समर वेकेशन में वह कहाँ जा रही है। सुयन बताती है कि वह समर जॉब पर जा रही है। ये सुनकर चिंतित सुचेन उसे याद दिलाता है कि वह पहले से ही घर का खर्च संभाल रहा है और उसे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुयन मुस्कुराकर कहती है कि उसके भाई की हालिया सक्सेस के बाद वह पीछे नहीं रहना चाहती। इतना कहकर वह हंसते हुए सुचेन को घर के काम खत्म करने की याद दिलाती है और बाहर चली जाती है। अपनी बहन की बात मानते हुए सुचेन डिशेस होता है और गीले कपड़ों को लिविंग रूम में टांग देता है। सारे काम खत्म करने के बाद वह कुछ देर शांत खड़ा रहता है और सोचता है, उसकी बहन बचपन से ही हमेशा ऐसी रही है। दीवार पर टंगी उनकी फ्रेम्ड फोटो को देखते हुए सुचेन उसकी करेज और मैच्योरिटी की तारीफ करता है। मजेदार बात यह थी कि भले ही सुयन अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई थी, फिर भी कई बार उसे ऐसा लगता था कि वही उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन इसी के साथ उसके मन में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी। स्कूल से जुड़े सारे काम पूरे करने के बाद उसे डीमन किंग रात का सामना करना था। एक ऐसा थ्रेट जो उसे लंबे समय तक सुयन से दूर रख सकता था। अपनी बहन की स्माइल याद करते हुए सुचेन ने स्वीकार किया कि दुनिया में वही एक ऐसी इंसान थी जिसकी चिंता वह कभी छोड़ नहीं सकता था। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने अपनी फिंगर्स माथे पर रखी और सोचा कि क्या एक खास एक्सपेरिमेंट सफल हो सकता है। उसकी आईज पिंक कलर से चमक उठी और उसने अपनी एबिलिटीज को सक्रिय किया। अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुल गया और व्हाइट लायन उसमें से निकलकर सीधे कमरे के फ्लोर पर आ गिरा। सूचन कुछ मोमेंट्स तक उसे सरप्राइज से देखता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को ट्रेड स्पायर से रियल वर्ल्ड में बुला सकता है। दूसरी ओर एनर्जेटिक व्हाइट लायन ने बहुत जल्दी घर जैसा महसूस करना शुरू कर दिया। वह लिविंग रूम में इधर उधर दौड़ने लगा और मजे मजे में टिश्यूज फाड़ने लगा। सिस्टम इंटरफेस को देखते हुए सुचेन ने एक प्लान बनाया। उसने तय किया कि जब वह घर पर नहीं होगा तब व्हाइट लायन उसकी बहन की प्रोटेक्शन करेगा। पैसिव स्किल्स की वजह से यदि सुयन कभी किसी डेंजर में फंसती है तो वह व्हाइट लायन की आईज से सब कुछ देख सकेगा और स्टेलर वॉर्प की मदद से तुरंत वहां पहुंच जाएगा। सुयन को एनिमल्स से बहुत प्यार था और यह बात सूचन अच्छी तरह जानता था। सूचन को याद आया कि वह हमेशा स्ट्रे एनिमल्स की मदद करती थी और उन्हें अफेक्शन देती थी। व्हाइट लायन के पैनल को देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी बहन को यह छोटा व्हाइट लायन देना बिल्कुल सही डिसीजन होगा। लेकिन तभी किचन से एक जोरदार साउंड सुनाई दी और उसके थॉट्स टूट गए। घबराकर जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि व्हाइट लायन ने पूरी किचन में केओस मचा दिया था। कई प्लेट्स टूट चुकी थीं और वह फॉसेट को चबाने की कोशिश कर रहा था। ये सीन देखकर सूजन का कॉन्फिडेंस डगमगा गया कि सुयन को यह नया पेट वास्तव में पसंद आएगा। उसी इवनिंग शहर के एक यूटिलिटी पोल पर लगा सिक्योरिटी कैमरा अचानक डार्क एनर्जी के एक झटके से टूट गया। इसके साथ ही उस एरिया की सर्विलांस पूरी तरह बंद हो गई। कैमरा के नीचे एक इंजर्ड मैन आइस सोर्ड पकड़े हुए फियर के मारे पीछे हट रहा था।
वह अपने अननोन अटैकर से बार बार अपॉलजी मांग रहा था। तभी उसके सामने एक विशाल डिमोनिक क्लॉ प्रकट हुआ। वह क्लॉ बेरहमी से आगे बढ़ा और सीधे उसके चेस्ट को भेद गया। आदमी की आइस फियर से फैल गईं जब ग्लोइंग रेड थ्रेड्स जैसे फाइबर्स उसे हवा में उठा ले गए। उसी समय एक डरावना सिस्टम इंटरफेस दिखाई दिया। उसमें मौजूद लोडिंग बार ठंडे अंदाज में दिखा रहा था कि वह आदमी धीरे धीरे डवोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपनी समर जॉब खत्म करके थकी हुई सुयन बैग लेकर घर लौट रही थी। उसने रिलीफ की सांस ली क्योंकि बबल टी शॉप में काम करते करते उसके फीट पूरी तरह थक चुके थे। घर लौटने का उसका रूट एक धुंधले अंडरपास से होकर गुजरता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह उसी जगह पहुंच चुकी है जहां कुछ समय पहले सिक्योरिटी कैमरा नष्ट हुआ था। जब उसके स्टेप्स की साउंड सुनसान अंडरपास में गूंजने लगी, तभी उसे अचानक किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। वह चौंक कर पीछे मुड़ी। डार्कनेस में से एक कोल्ड वॉइस आई कि आखिरकार वह आ ही गई। उसके सामने जिन दुक्सन खड़ा था। उसके हैंड में रेड रोजेस का एक बड़ा बुक्के था, जिससे साफ पता चलता था कि वह काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। वह आगे बढ़ा और फ्लावर्स उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला कि शायद उसने स्कूल छोड़ते समय उसका इनविटेशन नहीं सुना था, इसीलिए उसने आज रात के लिए पर्पल पीक टावर की पूरी रूफटॉप बुक कर ली है। फ्लावर्स की ओर देखते हुए सुबियान ने सरप्राइज से पूछा कि उसे उसका होम एड्रेस कैसे मिला। इस पर जिन दक्सन प्राउड स्माइल के साथ बोला कि उसके फादर शहर के हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं, इसलिए ऐसे छोटे मोटे मैटर्स का पता लगाना उसके लिए बिल्कुल आसान था। सुयन ठंडे और इंडिफरेंट अंदाज में जवाब देती है कि वे दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स के लोग हैं। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसे दोबारा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन एंगर से भरा जिंडवॉजिन तुरंत उसका हैंड पकड़कर उसे रोक लेता है। वह कंप्लेन करने लगता है कि इस मीटिंग के लिए प्लेस बुक करने में उसे कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ी। फिर नाराज होकर पूछता है कि क्या वह सच में उसे यहाँ छोड़कर जाने वाली है और सभी गेस्ट के सामने उसकी इंसल्ट करेगी। सुयन उसकी ओर घूरती है और बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देती है कि उसे उसकी रेपुटेशन की जरा भी परवाह नहीं है। इसके बाद वह उसे डांटते हुए कहती है कि उसका होम तक पीछा करके आना बेहद क्रीपी और अबनॉर्मल बिहेवियर है। जैसे ही जिंडवॉजन ये सुनता है, उसका एंगर पूरी तरह फूट पड़ता है। उसका चेहरा रेस से विकृत हो जाता है। वह थ्रेटनिंग टोन में कहता है कि सुयन को अंदाजा भी नहीं है कि वह किससे बात कर रही है और वह क्या क्या कर सकता है। लेकिन वह अपनी थ्रेट पूरी कर पाता। उससे पहले ही सुयन लाइटनिंग जैसी स्पीड से वह सीधे उसके चेहरे पर जोरदार हेडबट मार देती है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि जिंडवॉजन बैलेंस खोकर ग्राउंड पर गिर पड़ता है। वह पेन से चीख उठता है और अपनी बहती हुई नोज को पकड़ लेता है। उसके ऊपर खड़ी सुयन एंगर से चिल्लाती है कि उसे तुरंत अपने फादर के हॉस्पिटल जाकर अपना हेड चेक करवाना चाहिए। इसके बाद वह मुड़कर वहां से चली जाती है और आखिरी बार वार्निंग देती है कि वह उससे दूर रहे। जाते जाते वह गुस्से में बड़बड़ाती है कि उसकी इन हरकतें ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया। लेकिन जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट पहुंची, उसका एंगर पल भर में गायब हो गया। अंधेरे होते स्काई के बीच उनके घर की विंडो से निकलती वार्म लाइट बेहद कंफर्टिंग लग रही थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर उस छोटे से व्हाइट लायन कप पर पड़ी जो उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसकी आइज खुशी से चमक उठी। पूरे डे की फैटीग और फ्रस्ट्रेशन मानो एक पल में गायब हो गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और व्हाइट लायन को अपनी आर्म्स में भर लिया। चेहरे पर चमकती स्माइल के साथ उसने सुचेन से पूछा कि आखिर उसे इतना अद्भुत और क्यूट बीस्ट कहाँ से मिला। सुचेन आराम से बैठा दोनों को देख रहा था।
उसने मुस्कुराते हुए बताया कि अब व्हाइट लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह सुयन की है। ये सुनते ही उसकी हैप्पीनेस और बढ़ गई। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अब वह सचमुच अपने घर में एक लायन पालने वाली है। वह प्यार से व्हाइट लायन को सहलाने लगी, जबकि व्हाइट लायन आराम से उसकी आर्म्स में गुर्राता रहा। तभी उसकी नजर एक स्ट्रेंज बात पर गई। व्हाइट लायन अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसके नेक के आसपास पहले से ही लंबी और घनी बाल मौजूद थी। सुयन सरप्राइज से सोचने लगी कि नॉर्मली बाल केवल बड़े मेल लायंस में होती है, फिर एक छोटे लायन के पास यह कैसे हो सकती है। लेकिन व्हाइट लायन उसकी आर्म्स में आराम से क्रॉल करता रहा और उसकी क्यूरियोसिटी कुछ ही मोमेंट्स में खत्म हो गई। आखिरकार उसने डिसीजन लिया कि वह कल जाकर मैजिकल बीस्ट अडॉप्शन लाइसेंस बनवाएगी और व्हाइट लायन को ऑफिशियली रजिस्टर करवा देगी। सुचैन चुपचाप दोनों को देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। सुयेन और व्हाइट लायन के बीच इतनी जल्दी बनी बॉन्डिंग देखकर उसे काफी रिलीफ महसूस हुई। अब जब व्हाइट लायन उसकी बहन के साथ रहेगा, तो उसे घर पर उसकी सेफ्टी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वह आखिरकार अपना पूरा फोकस अपने गोल पर लगा सकता था। इसी दौरान टेबल पर रखा उसका फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा और एक तेज नोटिफिकेशन टोन पूरे रूम में गूंज उठी। सुचेन ने फोन उठाया और स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन की लाइट उसकी रेड आइज पर पड़ रही थी। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उभर आया। यह ईमेल गिल्ड सुपरवाइजरी ब्यूरो की ओर से था। उसमें कंफर्म किया गया था कि उसकी एप्लीकेशन ऑफिशियली अप्रूव्ड हो चुकी है। ये न्यूज़ पढ़कर सूचन ने रिलीफ की सांस ली। उसके माइंड में तुरंत थॉट आया कि अब सब कुछ उसकी प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। उसके थॉट्स तुरंत फ्यूचर की ओर मुड़ गए। केवल 6 डेज बाद होने वाला टाई ब्रेकर असेसमेंट अब उसका सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट था। टाइम तेजी से बीत गया और हॉस्पिटल इंसिडेंट के बाद पूरे 6 डेज गुजर गए। आखिरकार वह इम्पोर्टेंट मॉर्निंग आ पहुंची जिसका सभी को इंतजार था। सीन बदलकर ग्रीन लाइट फॉरेस्ट के आउटर रीजन में पहुंचता है। टाइम था 15:10। आज ऑफिशियल टाई ब्रेकर असेसमेंट का डे था। आज यह तय होने वाला था कि ग्रेजुएशन बैच का असली टॉप ग्रेजुएट कौन है। इसी समय करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर गोंगशोन आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह राउंड ग्लासेस और शार्प मस्टाश मौजूद थी। वह आगे बढ़ता है और दोनों पार्टिसिपेंट्स का अटेंशन अपनी ओर खींच लेते हैं। अब समय था असेसमेंट शुरू होने से पहले फाइनल इंस्ट्रक्शंस देने का। यह असेसमेंट वाइल्ड डेविल्स केव के भीतर आयोजित होने वाला था। इस डंजन में प्रवेश एक विशाल ग्लोइंग ट्री के हॉलो ट्रंक के अंदर छिपे पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। गोंगशुआन ने सीरियस टोन में वार्निंग दी कि भले ही यह प्लेस बाहर से सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन वास्तव में यह एक खतरनाक डी रैंक डंजन है, इसलिए दोनों को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। पोर्टल के सामने सूचेन और गोंगटिंग एक दूसरे के पास खड़े थे। दोनों पूरी तरह प्रिपेयर्ड दिखाई दे रहे थे। उनके ऊपर एक छोटा ड्रोन हवा में हॉवर कर रहा था, जो पूरे असेसमेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला था। गोंगशुआन ने आगे समझाया कि वाइल्ड डेविल्स केव का इंटरनल एनवायरनमेंट पूरी तरह अननोन है। स्कूल में होने वाले कंट्रोल्ड सिमुलेशंस के विपरीत इस डंजन के भीतर मौजूद डेंजर्स कहीं अधिक डेडली और अनप्रिडिक्टेबल है। इसी कारण सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए डॉनसन नेशन से 3 एक्सपीरियंस्ड गिल्ड रेड मेंबर्स को स्पेशल प्रॉक्टर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। पास के ग्रास फील्ड में खड़े वे तीनों प्रॉक्टर्स छात्रों की परीक्षा को अधिक इम्पोर्टेंस देते हुए नहीं दिख रहे थे। उनके लिए यह केवल एक साधारण स्टूडेंट असेसमेंट था। सबसे पहले था आइवन, एम्पायर गिल्ड का ये सिल्वर हेयर्ड वॉरियर अपने लिप्स के बीच सिगरेट दबाए खड़ा था।
वह एक एक्सपीरियंस्ड वेटरन प्रॉक्टर था जो असेसमेंट के दौरान दोनों पार्टिसिपेंट्स के साथ डंजन के अंदर प्रवेश करने वाला था। दूसरी थी कैलो। वह डिवाइन आई गिल्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। उसकी शार्प ब्लू आइज काउबॉय हैट की शैडो के नीचे चमक रही थी। उसे एक सी रैंक न्यूक्लियर शूटर के रूप में प्रस्तुत किया गया। यदि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती तो सिक्योरिटी प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। उनके साथ तीसरा मेंबर था उहुदी साटो। इनफांग गिल्ड का यह सी रैंक स्टार वॉरियर अपनी डेंस ड्रेडलॉक्स और ब्लैक सनग्लासेस के कारण अलग ही दिखाई देता था। इसी दौरान ऊंचाई पर स्थित मॉनिटरिंग रूम में एटमॉस्फेयर पूरी तरह एनालिटिकल था। फैकल्टी मेंबर्स और एग्जामिनर्स लाइव फीड देखने की तैयारी कर रहे थे। स्पेक्टेटर्स के बीच गोंगटिंग का फादर गोंगलिन भी मौजूद था। वह स्क्रीन को देखते हुए मिस्टीरियस स्माइल लिए बैठा था। रीजन भी स्पष्ट था। उसने पहले ही उन तीनों प्रॉक्टर्स को पूरी तरह बाय कर लिया था। उसी समय प्रिंसिपल ने पास खड़े कार्ल कैवेंडिश की ओर देखा और पूछा कि उनका ऑफिशियल शेड्यूल तो 2 डेज पहले समाप्त हो चुका था, फिर भी वह अभी तक यहाँ क्यों रुके हुए हैं। कार्ल कैवेंडिश ने स्क्रीन से नजर तक नहीं हटाई। उनके चेहरे पर हल्की स्माइल उभरी। उन्होंने काम वॉइस में कहा कि इससे अधिक इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है। स्क्रीन पर लगातार सूचेन और गोंगटिंग दिखाई दे रहे थे। दोनों पोर्टल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। कार्ल कैवेंडिश की आईज उन दोनों पर टिकी हुई थीं। उनमें प्रेडिटर जैसी क्यूरियोसिटी चमक रही थी। वह स्वीकार करता है कि कई ईयर से उसने दो सच्चे टैलेंटेड अवेकनर्स के बीच बैटल नहीं देखी है। बाहर फील्ड में गोंगशुआन ने अपना हैंड उठाया और पोर्टल की घूमती हुई ग्रीन एनर्जी की ओर इशारा किया। उसकी वॉइस पूरे एरिया में गूंज उठी। वाइल्ड डेविल्स केव अब ऑफिशियली ओपन हो चुका है। सुचेन की आईज ठंडी और फोकस्ड थीं। दूसरी ओर गोंगटिंग की गोल्डन आईज में तीव्र कॉन्फिडेंस चमक रहा था। दोनों के बीच की राइवलरी इस शांत मोमेंट में अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही स्टार्ट की घोषणा हुई, पोर्टल की एनर्जी अचानक तेजी से पल्स करने लगी। ब्रिलियंट ग्रीन लाइट चारों ओर फैल गई। दोनों पार्टिसिपेंट्स बिना हेजिटेशन आगे बढ़े और अगले ही पल उनकी शैडोज पोर्टल की तीव्र लाइट में समा गईं। डंजन के भीतर मौजूद डेड फॉरेस्ट की टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो डार्कनेस में गायब होते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। चारों ओर डेड और ट्विस्टेड ट्रीज खड़े थे। डेंस फॉग पूरे एरिया में फैला हुआ था। सूचन अलर्ट बना रहा। उसकी रेड आइज लगातार आसपास की शैडोज का निरीक्षण कर रही थी। वह किसी भी पोटेंशियल एम्बश या अटैक के संकेत को इग्नोर नहीं करना चाहता था। तीनों सीनियर एग्जामिनर्स भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे और डंजन के अनयूजुअल एनवायरनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। चलते चलते इवान ने मजाक में स्मोक ब्रेक लेने का सजेशन दिया, लेकिन बाकी दोनों ने तुरंत उसे याद दिलाया कि ड्रोन कैमरास अभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये सुनकर आइवान केवल शोल्डर उचकाकर चुप हो गया। अचानक सूचन की विजन के सामने एक रेड ग्लो उभरी। उसकी आईज के सामने डिजिटल डिस्टॉर्शंस दिखाई देने लगी। अगले ही पल एक वार्निंग इंटरफेस प्रकट हुआ। सूचेन का हार्ट एक मोमेंट के लिए रुक सा गया। उसने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो डंजन के भीतर कहीं कोई टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस छिपा हुआ हो। सुचेन पूरी तरह शॉकड रह गया। अब तक उसके डेविल हार्ट ने कभी इतनी डायरेक्ट और इमीडिएट वार्निंग नहीं दी थी। सुचेन की आईज सिकुड़ गईं। एक्सट्रीमली हाई रैंक वार्निंग। ये मैसेज दोबारा चमका। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। ये थ्रेट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक बड़ा था। ग्रेजुएशन असेसमेंट के नाम पर किसी ने उन्हें ऐसी जगह भेजा था जहां कुछ बेहद गलत मौजूद था। फिर जितनी तेजी से वार्निंग आई थी, उतनी ही तेजी